बच्चों, आज की हमारी कहानी का विषय है लव एंड फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग मोर इम्पोर्टेंट दैन लव एंड फ्रीडम। प्यार और फ्रीडम, आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये प्यार और ये आज़ादी इंसान अपनी फैमिली के बीच में फ़ील करता है। अपनी माँ, चाहे वो कितनी भी स्ट्रिक्ट हो, कितनी भी पिटाई आपकी करती हो, अपना भाई, चाहे वो कितना भी शैतान हो, आपका कितना भी मुँह नोच लेता हो, आपकी पिटाई करता हो, अपने पिता, अपना परिवार, अपना गाँव, अपना देश, जहाँ आदमी फ्रीडम फ़ील करता है और लव्ड वन महसूस किया जाता है उसके बारे में। मतलब वो फ़ील करता है कि आई एम द लव्ड वन, आई एम द वांटेड वन। ऐसे माहौल में वो दुनिया की सारी खुशी, सारी हसरतें, सारी उम्मीदें पूरी कर पाता है। लेकिन ऐसा ही अगर इससे कॉन्ट्रास्टिंग में दूसरी तरफ देखें कि अगर किसी बच्चे को उसके रिश्तेदार के वहाँ रहने के लिए भेज दिया जाए। रिश्तेदार बोलने का मतलब जैसे कोई चाचा के घर या मामा के घर, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में ऐसा होता है, हमारे हिंदू फैमिली में, इंडिया की फैमिली में। तो अगर उसको वहाँ भेज दिया जाए, तो वहाँ उसको वो फ्रीडम नहीं मिलेगा, वो नोक-झोंक नहीं फ़ील कर पाएगा, वो हँसी-मज़ाक फ़ील नहीं कर पाएगा, वो खुलापन, वो आज़ादी महसूस नहीं कर पाएगा जिसकी वज़ह से उसका दम घुटने लगेगा। ऐसा ही एक कैरेक्टर है फटिक चक्रवर्ती, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। रवींद्रनाथ टैगोर की ये कहानी द होम कमिंग बहुत ही हृदय स्पर्शी है, यानी कि दिल को छू जाने वाली हार्ट टचिंग स्टोरी। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में भी जान लें। रवींद्रनाथ टैगोर वाज़ बोर्न इन 1861 ऑन 7th May एंड ही डाइड इन 1941 एट अ वेरी मैच्योर्ड एज ऑफ 80। यानी कि 1941 में उनकी मौत हुई 80 साल की उम्र में। 1913 में उनका बहुत ही ज़बरदस्त, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए, वो कॉम्पोज़िशन था गीतांजलि। और अंग्रेज़ों ने उनसे खुश होकर, या यूँ कहिए कि उनको मनाने के लिए, खुश करने के लिए 1915 में 1915 में उनको नाइटहुड की उपाधि दी, जो बहुत ही कम इंडियन को मिलता था। यानी उनके नाम के पहले सर लगा दिया जाना था, सर। लेकिन कुछ सालों के बाद 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में, पंजाब में, तो ये नाराज़ होकर इन्होंने वो नाइटहुड को लौटा दिया। तो इनकी ज़िंदगी भी काफ़ी उथल-पुथल से गुज़री। काफ़ी नज़दीक रिश्तेदारों की, इनकी बेटी की, इनके माँ की और इनके तमाम बहुत सारे रिश्तेदारों का मृत्यु एक के बाद एक होने लगा, जिससे ज़्यादा ये बहुत सेंसिटिव हो गए। और इसीलिए उस सेंसिटिवनेस की वजह से ही उन्होंने शायद ऐसी कहानी भी लिखी है, जिसको आप या हम रीडर्स जब पढ़ेंगे, तो कहानी के लास्ट में हमारी भी आँखें भर जाएँगी। इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है जो दिल को छू लेने वाली है। तो आइए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं एक-एक करके लाइन। फटिक चक्रवर्ती अपने बॉयज़ के ग्रुप में रिंग लीडर था, मतलब यूँ कहिए कि हेड बॉय। सब लोग उसकी बात को मानते थे। एक न्यू मिस्चीफ उसके दिमाग में आया, उसके दिमाग में, मतलब गाँव का माहौल है, तो एक बड़ा-सा लकड़ी का लॉग रखा हुआ था। लॉग मतलब इस सिलिंड्रिकल टाइप का लकड़ी का कटा हुआ एक हिस्सा, लॉग ऐसे पड़ा हुआ था। वो फ्लैट, मड फ्लैट जो होता है ना, कीचड़, नदी के किनारे कीचड़ वगैरह रहता है, उसी पे पड़ा हुआ था। और वहाँ वो इसलिए रखा हुआ था, किसी नौका चलाने वाले ने रखा था, नाविक ने, ताकि आगे जाके उस लकड़ी को काटेगा और काट कर उससे बोट का मास्ट बनाएगा। बोट का मास्ट क्या होता है? इमेजिन कीजिए दोस्तों कि कोई ऐसा बोट है और बोट के ऊपर ऐसी लंबी सी लकड़ी होती है, जिसके ऊपर ये कैनवस जैसा कपड़ा लगाकर वो फहराता है, तो ये जो लकड़ी है, दिस इज़ कॉल्ड मास्ट। तो उस लकड़ी से मास्ट बनाने की तैयारी में रखा हुआ था, किसी का लकड़ी था। फटिक ने डिसाइड किया सारे बच्चों को मिलाकर कि चलो हम सारे मिलके इस लकड़ी को यहाँ से धकेल के ले जाएँगे, किसी दूसरी जगह रोल करते हुए ले जाएँगे, लुढ़काते-लुढ़काते ले जाएँगे। और जब इस लकड़ी के मालिक को पता चलेगा, तो वो नाराज़ होगा। जब क्या पता चलेगा कि भाई इसकी लकड़ी कहाँ चली गई, कौन लुढ़का के ले गया? तो नाराज़ होगा, और जब वो नाराज़ होगा और सरप्राइज़ होगा, तो ये सारे बच्चे मिल के खूब एन्जॉय करेंगे, खूब हँसी-ठहाका मारेंगे, तमाशा होगा। सभी लोग ने उसके प्रपोज़ल को सेकंड किया। सेकंड किया मीन्स दे ऑल सपोर्टेड हिज़ प्रपोज़ल। सेकंडेड मीन्स दे ऑल सपोर्टेड हिज़ प्रपोज़ल, उसके प्रस्ताव को। और दैट प्रपोज़ल वाज़ एग्ज़ीक्यूटेड यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब सभी लोग जानबूझकर, मिल-जुल कर उसको अंजाम देना शुरू किए। बट जस्ट एज़ द फन वाज़ अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे वो फन शुरू होने जा रहा था, माखन, माखन चक्रवर्ती, ये फटिक चक्रवर्ती का छोटा भाई था, माखन चक्रवर्ती। ये वहाँ पर आ गया, सॉन्टियर्ड अप। सॉन्टियर्ड अप करने का मतलब क्या होता है? मतलब हिलते-डुलते आ गया, आया और किसी को वैल्यू नहीं दिया और आकर उस लकड़ी के ऊपर बैठ गया। छोटा भाई था, बदमाश था। इन फ्रंट ऑफ देम ऑल, सारे लोग तैयार थे उसको लुढ़का कर फेंकने के लिए लकड़ी को, दूसरी जगह छिपाने के लिए, और माखन आकर के उसी के ऊपर बैठ गया। विदाउट अ वर्ड, कुछ भी नहीं बोला, आकर बैठ गया। सारे बच्चे पज़ल्ड हो गए कि अब क्या करें भई? उसको धकेलना शुरू किया लोगों ने, "अबे उठ! उठ यहाँ से उठ!" लेकिन टिमिडली, रादर टिमिडली, टिमिडली मतलब किसी का साहस नहीं हो रहा था उसको ज़ोर से हटाने का, क्योंकि वो फटिक का भाई था, छोटा भाई। फटिक तो उन लोगों के ग्रुप का, गैंग का बॉस था ना। भाई वन ऑफ द बॉयज़, एक लड़के ने हटाना भी शुरू किया, बट टोल्ड टू गेट अप, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड। लेकिन माखन वहाँ से हिलने-डुलने वाला नहीं था, एकदम नहीं हिल रहा था, वहीं का वहीं बैठा हुआ है। यंग फिलोसोफर की तरह बैठा हुआ था, जैसे लग रहा था कोई बहुत बड़ा दार्शनिक है, किसी गहरी चिंता में खोया हुआ है और बैठकर मेडिटेशन कर रहा है कि ये गेम वेम जो तुम लोग खेलते हो ना, ये सब बेकार की चीज़ है। फ्यूटिलिटी मीन्स बेकार, फ्यूटाइल है।
फटिक को गुस्सा आ गया भाई, जब देखा कि हमारे सारे गैंग के लोग मिलकर हटा रहे हैं लेकिन माखन हट नहीं रहा है, तो उसने चिल्लाया, माखन अभी अगर तू वहाँ से नहीं हटा इसी मिनट तो आकर मैं तुझे धकेल दूंगा या थप्पड़ मारूंगा। माखन एकदम नहीं हिला, वहीं का वहीं बैठा रहा, मोर कंफर्टेबल पोजीशन, और भी आराम से बैठा हुआ था। अब अगर फटिक अपना रीगल डिग्निटी को बचाना था, फटिक को, रीगल मतलब रॉयल, शाही था ना भाई, राजा था वो पूरे गैंग का, और डिग्निटी मतलब ऑनर, सम्मान, तो अगर उसको अपने पूरे गैंग में अपना सम्मान बचाना था राजा वाला पब्लिक के सामने, तो अब तो ये क्लियर हो गया था भाई कि अब उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने धमकी भी दे दिया था कि अगर तू नहीं हटा तो मैं तुझे मारूंगा। लेकिन उसका साहस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती किया तो मेरा छोटा भाई मेरा क्या हश्र करेगा। हिज फर्टाइल ब्रेन मतलब जिस दिमाग में बहुत कुछ उपज होती है, बहुत कुछ दिमाग में चलता है, उसके फर्टाइल दिमाग में एक बात आने लगी कि चलो एक नया प्लान करते हैं, न्यू मैनोवर, मैनोवर मीन्स न्यू प्लान, ऐसा प्लान करते हैं जिससे मेरा भाई को अनकंफर्टेबल भी फील होगा, परेशानी भी हो जाएगी, और मेरे सारे फॉलोअर लोग खूब मज़े भी करेंगे, अम्यूज़मेंट, उनको खूब मज़ा भी आएगा। उसने एक कमांडिंग ऑर्डर दिया अपने पूरे ग्रुप के मेंबर्स को, बोला चलो चलो इस लकड़ी को, वो लकड़ी को लुढ़काते हैं माखन सहित, माखन को बैठे रहने दो, नहीं हटेगा तो चलो उसे बैठे सहित हटाएंगे। अब बच्चों आप लोग सोचिए कि एक राउंड शेप का कोई लकड़ी है और उसके ऊपर अगर कोई बैठा हो और लकड़ी को अगर हम लोग लुढ़काने लगें तो क्या हाल होगा, होगा ना कि लकड़ी के साथ बच्चा नीचे गिरेगा और उसको चोट लग जाएगी। माखन लकड़ी पे बैठे बैठे इस ऑर्डर को सुन लिया। अब भाई माखन के भी ऑनर में लग गया, प्रेस्टीज में, कि अगर मेरा सहित लकड़ी को लोग हटाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसी पे बैठा रहूँगा, हटूंगा नहीं। ही ओवरलुक द फैक्ट, अब बिल्कुल तैयार था कि अब देखते हैं जो कुछ होगा देखेंगे, लेकिन ही ओवरलुक द फैक्ट, वो इस फैक्ट को ओवरलुक कर दिया, मतलब नज़रअंदाज किया, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, कि ऐसा हरकत करने से उसमें खतरा भी तो था, लकड़ी गोल गोल घूमेगी तो माखन गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगी, या लकड़ी हो सकता है उसके ऊपर कुचल दे। इसके बाद फिर बॉयज़ बिगन टू हीव, अब बच्चे जो थे सारे ग्रुप के बच्चे सब लिफ्ट करना शुरू कर दिए, हीव करना मतलब लिफ्ट करना, लकड़ी को रेस करना शुरू कर दिए, विथ ऑल देयर माइट, माइट मतलब पूरी कोशिश लगा के, या ऐसे लगा के कोशिश करना शुरू किए, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो, ऐसे करके स्टार्ट किए, और जैसे ही गो बोले तैसे ही लकड़ी आगे बढ़ पड़ी, और उसके साथ साथ मोहन की सारी फिलॉसफी धरी की धरी रह गई, मतलब मोहन भी धड़ाक से ज़मीन पे गिर गया। ऑल दी अदर बॉयज़ शाउटेड देमसेल्व्स होर्स, सारे बच्चे ज़ोर से गला फाड़कर रफ़ली तरीके से चिल्लाना शुरू किए। खूब मज़ा आ रहा था सारे बच्चों को, क्योंकि लकड़ी गोल-गोल अब घूमना शुरू कर दी थी। बट फटीक वाज़ अ लिटिल फ्राइटेंड, फटीक तो डर गया था। वो जानता था कि क्या होने जा रहा है। एंड श्योर इनफ माखन, फटीक डर गया था, क्यों? क्योंकि छोटे भाई को चोट लगने वाली है और चोट लगेगा तो फिर मेरा छोटा भाई मेरा क्या हासिल करेगा, फटीक को अच्छी तरह से पता था। और वही हुआ। माखन जल्दी से ज़मीन के ऊपर से उठा, मदर अर्थ मतलब ज़मीन, और जैसे भयानक आंधी तूफान टूट पड़ता है ना इंसान के ऊपर, वैसे ही टूट पड़ा, फ्यूरी के साथ। फ्यूरी मतलब नाराज़गी के साथ, स्क्रीमिंग मतलब चीखते चिल्लाते गाली देते हुए। ये तो बांग्ला गाना है, मतलब बांग्ला कहानी है ना, ये बांग्ला ओरिजिनली जो कहानी था इसका नाम था छुट्टी, छुट्टी। तो छुट्टी में वो बांग्ला में कुछ बोला होगा, তুই আমাকে ফেলে দিলি, दाड़ा আমি তোকে এবার দেখাচ্ছি, और उसके बाद दौड़ा होगा अपने भाई की तरफ, दौड़कर फटीक के पास गया और उसका मुंह नोच लिया नाखून से, और उसको 2-4 थप्पड़ वप्पड़ मारा, बीट किया और फिर किक भी किया, लात भी लगाया, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर रोता हुआ घर भी चला गया। ये तो पहला एक्ट इस ड्रामा का कंप्लीट हो गया। फटिक अपना मुंह पोंछा, भाई देहात का कहानी है, उसके चेहरे पे पसीना वसीना आ गया होगा, और फिर नाखून भी मारा गया था छोटे भाई से, मुंह पोंछा, बैठ गया एक नौका के किनारे पर, मतलब नौके में वो जो डेक होता है ना, जैसे ये नौका है, इमेजिन करो कि ये नौका है, तो यहाँ तक तो डेक होता है, फिर यहाँ ऐसे गैप होता है नौके में, तो ये गैप पर यहाँ पे डेक पे बैठ गया, तो बैठ कर पाँव नीचे लटका लिया, ठीक है ना, ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे बैठ गया और पाँव ज़मीन पे लटका लिया, ज़मीन पे मतलब डैंगलिंग कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, और घास एक नोच करके घास को चबा रहा था वहीं बैठ के। तभी नदी के किनारे ये बैठा हुआ था, आधा ज़मीन में धंसा हुआ ये नौके पे बैठा हुआ था, हाफ संकन मतलब ये नौका आधा धंसा हुआ था ज़मीन में, पुराना नौका होगा, यूज़लेस है, लोग चलाते नहीं होंगे, और बगल में एक दूसरा नौका चलता हुआ आया, बोट केम अप टू लैंडिंग, लैंडिंग पे आया, उस नौके से एक मिडिल एज का इंसान नीचे उतरा, उसके बाल ग्रे कलर के थे, काली-काली मूँछें थी, नीचे उतर कर आया, तो वो आदमी उतर के आने के बाद देखा कोई और नहीं दिखाई दिया, फटीक दिखाई दिया बैठा हुआ, अनजाना बच्चा था, इसके पास आया और आकर लड़के को देखकर पूछा उससे कि भाई ये चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं? वो शायद फटीक चक्रवर्ती के घर की ही तलाश कर रहा था वो इंसान, अब इसको तो पता था नहीं कि ये कौन है और क्यों मेरे घर का तलाश कर रहा है। फटीक घास चबाते हुए कहा, वहाँ रहते हैं, चले जाइए वहाँ,
लेकिन किस तरफ इशारा किया कोई ठीक से नहीं, क्योंकि गुस्से में था ना, छोटे भाई से मार खाया था। ही स्वंग हिज लेग्स और अपने पैरों को आगे पीछे टू एंड फ्रो घुमाए, लटकाया, लटका के किए जा रहा था। उसके बाद फिर से उस आदमी ने पूछा कि भाई थोड़ा समझ में नहीं आया बेटा, ठीक से बताओ। पाँव लटकाते हुए उसने फिर से वही जवाब दिया, जाओ ना यार, जाओ जाके ढूंढ लो खुद ही, जाओ। और फिर पत्ती चबाने लगा, घास की पत्ती। नाउ अ सर्वेंट केम, इसी बीच में एक नौकर आया। कौन नौकर होगा भाई? फटीक के घर का अपना नौकर था, क्योंकि माखन जो था ना, जो गिर गया था लकड़ी के ऊपर से, छोटा भाई फटीक का, वो घर पहुंचा होगा रोते रोते, जाके अपनी मम्मी को बताया होगा। और उसकी मम्मी ने नौकर को भेजा कि जाओ जाकर पकड़ के ले आओ फटीक को। फटीक ने इनकार किया, नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन नौकर उस दिन उस समय बिल्कुल मालिक का काम कर रहा था। बोला अभी कैसे नहीं जाएगा, ठीक है ना। और पकड़ा अपने मालिक को, और पकड़कर ज़बरदस्ती रफली खींचने लगा। फटिक भी संघर्ष करने लगा, स्ट्रगल करने लगा कि नहीं जाएंगे, लात वात मारने लगा, ठीक है। एंड कैरिड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। वो नौकर को इम्पोर्टेंट बोला गया है। एक्चुअली में इम्पोर्टेंट वर्ड किसको बोलते हैं? जो शारीरिक रूप से दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है, उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ये वर्ड को याद रखोगे। तो नौकर दुर्बल ही था, लेकिन उस वक्त मालकिन का ऑर्डर मानना था, और फटिक तो घर का बदमाश बच्चा था ना, तो नौकर इसके ऊपर गुस्सा भी रहता था। तो आज नौकर को मौका मिल गया, ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहा था। फटिक घर आया, मम्मी से मिला, मम्मी ने उसको देखा, मम्मी ने उसको बुलाया और बुलाकर कहा, अच्छा तो तुम माखन को पीट रहे थे? फटिक ने गुस्से में आंसर दिया, इंडिग्नेंटली मतलब गुस्सा, गुस्से में आंसर दिया, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। कौन बोला तुमको कि हम उसको पीट रहे थे? उसकी मम्मी चिल्ला के बोली, झूठ मत बोल फटिक, ठीक ना, मिथ्या को बोलिस ना एकदम। यू हैव, तुमने मारा है। बंगला कहानी है तो थोड़ा बीच बीच में बंगला भी बोल दे रहा हूँ। फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक से बोला, मैंने कहा ना आई हैवेंट, আমি বলে দিলাম যে আমি ওকে একদমই মারিনি। यू आस्क माखन, तुम ही माखन के जिज्ञेस करो। बट माखन थॉट, अब उस वक्त छोटा भाई माखन सोचा कि भाई मैंने तो झूठ बोला था, एक्चुअली में मैंने उसका मुंह नोचा था, मैंने मारा था, लेकिन घर में आके बोल दिया मम्मी से कि वो मार रहा है, तो अब बात पर से बदलने से खतरा हो जाएगा। तो माखन ने सोचा कि भाई खतरा मोल लेने से फ़ायदा नहीं है, सीधा बोल देते हैं कि हाँ मम्मी ये झूठ बोल रहा है, इसने मारा था हमको। फटिक डिड हिट मी। फटिक का पेशेंस खो गया, फटिक का धैर्य खत्म हो गया, एकदम एग्जॉस्टेड हो गया था, हार गया था। ही कुड नॉट हियर, एक तो मम्मी से नफरत मिल रहा है, ऊपर से भाई झूठ बोल रहा है, पिटवा रहा है मुझे। वो एकदम ये इनजस्टिस या न्याय बर्दाश्त नहीं कर पाया और कूद पड़ा माखन के ऊपर। और उसको जैसे हैमर मतलब तो होता है हथौड़ा, तो जैसे यहाँ हथौड़े की बात नहीं है, एंड हैमर मतलब होता है हथौड़ा, लेकिन वो हथौड़े जैसा पिटाई उसका किया, जोर जोर से पिटाई किया, विद ब्लोज, जोर जोर से उसको घूसे मुक्के मारा। ले ले और खा, ले और ले और ले, दैट एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, ले ये भी ले, झूठ बोलने के लिए ले, ठीक ना, तू मिथ्या কথা बोलेছিস ना, नहीं धर और नहीं। और उसको थप्पड़ और मुक्के बरसा दिया मम्मी के सामने ही। अब मम्मी को तो भाई प्यार आ जाएगा ना छोटे बच्चे पे। हिज मदर टुक माखन साइड, उसकी मम्मी जो थी माखन का साइड ले रही थी क्योंकि छोटा बच्चा है, और फटिक को खींच के बाहर हटाई और बोली उसको पीटते हुए, मारते हुए, तभी क्या फटिक को, और तभी क्या होता है, फटिक अपनी मम्मी को ऐसे धकेल देता है, ठीक है। बांग्ला में इस कहानी को छुट्टी नाम दिया गया है, छुट्टी। तो अपनी मम्मी को धकेलता है, ऐसे बोल रहा होगा, ए छोड़ तो एखान থেকে, ऐसे भगाया होगा, चिल्लाया होगा। और तभी उसकी मम्मी भी चिल्ला दी, क्या बोला, यू लिटिल विलेन, वुड यू हिट योर ओन मदर, अपने मम्मी को मारेगा, ऐसा बोली। इस क्रिटिकल जंक्चर पे, ये जो घटना चल रहा था, इस घटना में ही तुरंत वहाँ पे ग्रे हेयर वाले, ये जैसे मेरा हेयर है, वाइट ब्लैक ग्रे हेयर वाला एक स्ट्रेंजर आदमी वहाँ पे आया, एक अपरिचित आदमी, वही आदमी जो नौका पे उसको मिला था नदी के किनारे, वही आदमी आया ढूंढते हुए घर। आके उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फटिक जब पीछे मुड़ के देखा तो शिपिस फील करने लगा। शिपिस का मतलब होता है शाई, थोड़ा शर्मा गया, और शर्मा गया, ठीक है, थोड़ा लजा गया शिपिस, और अशेम्ड हो गया। अशेम्ड और शिपिस दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद अब भाई कोई किसी अपरिचित आदमी के सामने मुक्का खाएगा तो कैसे फील करेगा। तभी मदर पीछे मुड़ी, और जब पीछे मुड़ी तो देखी उस स्ट्रेंजर को, वो जो अपरिचित आदमी था, उसका गुस्सा ठंडा हो गया, सरप्राइज में चेंज हो गया, सरप्राइज में। पहले तो गुस्सा कर रही थी, मार रही थी, अभी पीट ही रही थी अपने बड़े बेटे को, लेकिन उस अपरिचित आदमी को देखी तो सरप्राइज हो गई। सरप्राइज होकर बोली, अपने भाई को पहचान ली, वो उसका भाई था, भाई को पहचान लिया और बोली, वही दादा, अरे दादा तुम यहाँ कैसे, कहाँ से आ रहे हो। एज शी सेड दीज वर्ड्स, जब वो ये सब बोली तो तुरंत गई और दादा का जाके पाँव छुई, ठीक, बड़े दादा थे, बंगला कहानी है तो इसीलिए दादा लिखा हुआ है। उनका भाई के बारे में थोड़ा यहाँ राइटर ने बताया है। उनके भाई एक्चुअली में जब बहन की शादी हो गई थी ना, ये जो फटिक की मम्मी है, तो वो गांव छोड़ के चले गए थे मुंबई, मुंबई में जाके बिजनेस करने लगे थे।
अभी सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड। अब जब सिस्टर का पति मर गया तो उसका हाल लेने के लिए आ गए थे गाँव, पूछने के लिए। वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में थे तो बहन का पति मर गया। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, उनके भाई का नाम था बिशंबर, तो बिशंबर फिर कहाँ आ गया, कोलकाता आ गया। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज, जब कोलकाता आया तो आके उसने इंक्वायरी किया कि भाई मेरी बहन कहाँ, कौन से गांव में उसका शादी हुआ है, कहाँ रहती है, उसका पति मर गया। और उसने बहन के पास आ गया गांव में ढूंढते ढूंढते हाल चाल लेने के लिए। ही देन हैस्टेंड टू सी हर एज सून एज, जैसे उसको पता चला कि वो गांव में है, किस गांव में है, तो पता लगाने चला आया। अगले दिन कुछ दिनों तक दिसंबर अपनी बहन के यहाँ ठहर गए। अब कितना मजा आ रहा होगा ना बच्चों को, मामा आए हैं, मामा ऐसे बड़ी थे, ठीक हो, खूब खुशी कर रहा था लोग। भाई ने एक दिन आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, उसने अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में, अपने बच्चे नहीं बहन के बच्चों के बारे में पूछा। अपनी बहन के दोनों बच्चों के एजुकेशन के बारे में उसने पूछा। तब बहन ने बताया कि ये जो फटीक है ना, परपेचुअल न्यूसेंस है। परपेचुअल का मतलब होता है कांस्टेंट, कभी नहीं खत्म होने वाला, परमानेंट न्यूसेंस, बदमाश, बहुत बड़ा शैतान है, इसकी शैतानी कभी खत्म नहीं होने वाली। एक नंबर का लेजी है, एक नंबर का डिसोबीडियंट, आज्ञाकारी नहीं है, जंगली है, बदमाश है। जबकि मेरा छोटा बेटा माखन बहुत ही गुड है, एकदम सोना है सोना, हमारे छोटे छेले एकदम सोना है, ठीक तो, एज क्वाइट एज लैम, एकदम लैम की तरह, बकरी के बच्चे के जैसा शांत है। और पढ़ाई लिखाई में इसका बहुत मन लगता है, पढ़ा लिखा पढ़ाशोना खूब ভালো করে। বিশম্বর ने ऑफर किया अपनी बहन को, ঠিক আছে दीदी, তাহলে তুমি তোমার বড় ছেলেকে আমার কাছে দিয়ে দাও, ठीक है, बड़े बेटे को मेरे पास दे दो, हम उसका देख रेख कर लेंगे, कलकत्ता ले जाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। विडोड मदर, जो विधवा माँ थी फटिक की, तैयार हो गई, रेडिली, रेडिली मतलब तुरंत, तुरंत तैयार हो गई। जब उसके अंकल फटिक ने फटिक से पूछे, अंकल फटिक से जब पूछे तुम কি কলকাতা চলবে, কলকাতা क्या चलोगे, तो क्या तुम भी कोलकाता चलोगे हमारे साथ वहीं रहकर पढ़ना, तो तुरंत वो कहता है हाँ, और यस अंकल, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, ऐसे बोल रहा है ना जैसे लग रहा है कि ही इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट हिज माइंड। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ, उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो गई, चलो बदमाश वाला बच्चा जो है वो कोलकाता चला जाएगा और वहीं जाके मेरे भाई के साथ पढ़ लिख लेगा, उससे छुटकारा मिला। शी हैड ए प्रेजुडाइज अगेंस्ट द बॉय, प्रेजुडाइज का मतलब होता है गलत धारणा, उसने अपने बड़े बेटे के साथ में एक गलत धारणा बना रखा था कि मेरा बड़ा बेटा ऐसा है वैसा है अगैरह वगैरह। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और ऐसा करने से दोनों भाइयों के बीच में प्यार भी खत्म नहीं होगा, प्यार भी बना रहेगा। अब वो हमेशा रोज डरी रहती थी क्या, कि अगर वो यहाँ रहेगा तो या तो माखन को कभी नदी में डुबा के मार डालेगा, या तो हो सकता है माखन का सिर फोड़ दे लड़ाई करते हुए, या हो सकता है कि माखन को किसी और खतरे में डाल दे। माखन छोटा बच्चा है ना, काफ़ी चिंता थी। तो कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी है, लास्ट में जब देखेंगे तो दिल दुखेगा, जो भी पढ़ेगा उसका दिल दुखेगा, क्योंकि फटीक का बहुत ही बुरी तरह से अंत होता है, बहुत ही बुरी मासूमियत में आकर उसकी बुरी मौत होती है। एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, साथ ही साथ वो बहुत दुखी रहती थी टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, और इस बात से भी दुखी थी कि देखो मेरा बेटा कितना ज़्यादा ईगर है घर छोड़ के भाग के जाने का। फटिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड, जैसे ही सब कुछ सेटल हो गया, फटिक तैयार हो गया जाने के लिए। अब वो बार बार अपने मामा से पूछते रहता था हर मिनट, व्हेन दे वर टू स्टार्ट, ठीक है ना, कब वो हम लोग स्टार्ट होंगे, कब यहाँ से चलेंगे। ही वॉज ऑन पिन्स एंड निडल्स, हमेशा एकदम रेडी रहता था वहाँ जाने के लिए, कोलकाता जाने के लिए। भाई गाँव का लड़का है ना, शहर जाएगा तो बहुत एक्साइटेड था कि भाई शहर जाएंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे। ही वॉज ऑन सॉरी एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, कितनी रातें वो जागते रहता था कि कब वो दिन आएगा जब मैं कोलकाता चला जाऊँगा। ही बिक्वेथेड टू माखन, उसने माखन को बिक्वेथेड कर दिया, मतलब सब कुछ दे दिया, बिक्वेथेड मतलब दे देना, इंटेंशनली दे दिया अपना सब कुछ, बड़ा वाला पतंग दे दिया, फिशिंग रॉड दे दिया। क्यों भाई, क्योंकि अब जा रहे हैं, है ना, अब तो हम कोलकाता जा रहे हैं, अब ये सब चीज़ जा तू खेल ले, तेरे लिए। थोड़ा इस टाइम में बहुत जेनरस हो गया, दिल बड़ा उसका हो गया छोटे भाई के लिए, अनबाउंडेड हो गया। जब वो लोग कोलकाता पहुँचे तो अब देखो वहाँ का सीनरी क्या होता है, ये हर फैमिली की बात है। फटिक के मामा जब उसको लेकर गए तो मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट, पहली बार वो अपनी मामी जी से मिला, मामी मतलब आंटी, है ना, पहली बार मिला। लेकिन उसकी आंटी को एकदम खुशी नहीं हुई। एक तो ऐसे उसका परिवार बड़ा था, इतना लोगों को संभालती है, अब उसी में ज्ञान और आ गया। वो भी ये जो 14-15 साल वाले लड़के होते हैं ना, 13-14 साल वाले, 15 साल वाले, ये लड़कों को सब लोग नहीं संभाल पाता है। ये तुम ही लोगों की उम्र वाले बच्चों की कहानी है। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़, मामी के पहले से 3 बच्चे थे, उन्हीं लोगों को मेंटेन करना कितना मुश्किल था मामी के लिए, ठीक है। अब ऊपर से एक और आ गया, ब्रिंग अ विलेज लैड, विलेज लैड मतलब गाँव का लड़का, वो भी 14 साल का लड़का उनके बीच में, ये टेरिबली अपसेटिंग था। मामी पूरी तरह से अपसेट हो गई, ठीक। बिशंबर बाबू को रियली में एक बार पूछ लेना चाहिए था अपनी पत्नी से कि भाई मैं अपने बहन का बेटा को ले आना चाहता हूँ, ले आऊँ या नहीं ले आऊँ। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर, अब ये जो ह्यूमन अफेयर है ना,
इस ये जो इंसान की जो गतिविधियाँ होती हैं, इनमें सबसे खतरनाक चीज़ रवींद्रनाथ टैगोर का एक ये चीज़ निकाला हुआ है, सोचा हुआ, इनमें सबसे खतरनाक चीज़ है टैकल करना 14 साल के बच्चों का। ये जो 12, 13, 14 साल वाले बच्चे होते हैं, इनको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। ये बच्चे ना तो ऑर्नामेंटल होते हैं, ना तो सुधरे हुए होते हैं, सजे-संवरे होते हैं, ना ही किसी काम के होते हैं, ठीक है ना? किसी काम के भी नहीं होते हैं। इनको कोई गोद में उठा के बच्चा भी नहीं बना सकता है और इनको कोई बड़ा भी नहीं समझ सकता है। अगर इस उम्र के बच्चों को कुछ बड़ा काम दे देंगे तो बिगाड़ देंगे, नहीं कर पाएँगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम। इम्पॉसिबल है ना, इतने छोटे इतने उम्र के बच्चों को इम्पॉसिबल है उनको अफेक्शन देना, दुलार देना। छोटे बच्चे को दुलार दिया जा सकता है, लिटिल बॉय को, लेकिन इस उम्र के बच्चे को नहीं। ऐसा बच्चा हमेशा मुश्किल बन जाता है आदमी के लिए। अगर वो थोड़ा बच्चे जैसा बात करता है, चाइल्डिश लिस्प, लिस्प का मतलब होता है बोलने का वे ऑफ टॉकिंग, तो उसको लोग बोलते हैं बेबी बन रहा है, देखो बेबी जैसे बात कर रहा है ना? 13-14 साल का बच्चा बोलेगा पापा पापा मैं आइसक्रीम खाऊँगा, ठीक है ना? तो 2 थप्पड़ लगाया, चुप पहले सीधा बोल ठीक से, ये क्या बोल रहा है? ठीक है ना? और अगर थोड़ा गंभीर तरीके से बात करेगा, तो बोलेगा ओ बेटा बहुत सियाना बन रहे हो, हैं? औकात में रह के बात करो, जो उम्र में हो उस तरीके से बात करो। तो किसी भी एंगल में उसको माफ़ी नहीं है। ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। अगर ग्रोन अप जैसा बात करेगा तो इम्पर्टिनेंट बोला जाता है। इम्पर्टिनेंट मतलब जिसको बोलेंगे कि उसको तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ बोला जाता है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिजेंटेड। ऐसा बच्चा, इस उम्र का बच्चा कुछ भी बोलता है ना, तो घर के बड़े-बुज़ुर्ग या घर के जो भी होते हैं, सब नाराज़ हो जाते हैं। चुप कर दो, उसके बाद तो कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। 12-13 साल, 14 साल का क्या वैल्यू दिया जाएगा? कोई वैल्यू नहीं। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, बुरा नहीं मानिए, ठीक है ना? ये जो 13-14 साल वाले बच्चे होते हैं, ये बहुत अनअट्रैक्टिव लुक्स वाले होते हैं। इनका लुक्स एकदम अट्रैक्टिव नहीं होता है, बहुत गंदे दिखते हैं सब। मोटी-मोटी भौहें होती हैं, मूंछ निकल रही होती है अभी थोड़ी-थोड़ी, ठीक है ना? गाल पिचका रहता है, चेहरा एंगुलर होता है, एंगुलर चेहरा। आ जाओ। और उसकी आवाज़ कैसी होती है भई? आवाज़ होर्स हो जाती है, होर्स फटी हुई आवाज़, मतलब आवाज़ फट रहा होता है तब। ब्रेक्स एंड क्विवर्स, आवाज़ें काँपती होती रहती हैं, कँप-कँपाती हुई। चेहरा उसका अचानक से एंगुलर हो जाता है, अलग-अलग एंगल में चेहरा दिख रहा होता है, भरा पूरा चेहरा नहीं होता है। अनसाइटली, देखने लायक नहीं रहता है, कुरूप बच्चा दिखता है, ठीक है ना? हर चीज़ उसका ग्रो हो रहा होता है धीरे-धीरे। इनडिसेंट हेस्ट, ही ग्रोज़ आउट ऑफ हिज़ क्लोथ्स। कपड़े भी उसके अचानक कपड़ों से साइज़ में बड़ा हो जाता है, कपड़े एकदम चुस्त-चुस्त हो जाते हैं, टाइट-टाइट कपड़े हो जाते हैं, ठीक है ना? जो यहाँ तक रहना चाहिए बाउंड्री, वो खींच के यहाँ चला आता है, लगता है कि अपने से छोटा कपड़ा पहना है। और ये जो इट इज़ ईज़ी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्टकमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। छोटा बच्चा का गलती को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन इस उम्र के बच्चे का गलती माफ़ नहीं किया करते हैं लोग। अच्छा, लड़का भी इस टाइम में, जो लड़के होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब अपनी गलतियों को ज़्यादा महसूस करते हैं कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, यहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक? जब वो बड़े लोगों से बात करता है ना ऐसा बच्चा, तो थोड़ा-सा शर्माया-शर्माया सा रहता है, अंडर कॉन्फिडेंट, हमेशा लजाया-लजाया सा रहता है, डरा-डरा सा रहता है, ठीक? अपनी एक्जिस्टेंस से ही शर्माता है। मैं हूँ क्यों धरती पे? मेरा कोई वैल्यू नहीं है, ना मम्मी, ना पापा, ना भाई, ना बड़ा, ना गुरु, ना टीचर, कोई हमको वैल्यू नहीं देता है, कोई पसंद नहीं करता है। येट इट इज़ एट दिस वेरी एज, इसी उम्र में, व्हेन हार्ट ऑफ हार्ट्स अ यंग लैड मस्ट मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव। इस उम्र में सबसे ज़्यादा बच्चा क्या पसंद करता है? प्यार। उसका दिल पुकारता है किस बात के लिए? प्यार के लिए। कोई उसको समझे, कोई उसको प्रेम करे। एंड ही बिकम्स अ डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन। और वो पूरी तरह से गुलाम बन जाता है ऐसा किसी भी आदमी का जो उसको थोड़ा-सा प्यार से बात करे, ठीक है ना? बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी इंसान ऐसे उम्र के बच्चों को ओपनली प्रेम करने का हिम्मत नहीं कर सकता है। क्यों? वो बच्चा पीछे पड़ जाएगा पूरा। इंडल्जेंस, एकदम इंडल्ज हो जाता है उसके पीछे। एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय। और इस उम्र में अगर बच्चा किसी आदमी के पीछे पूरी तरह से इंडल्ज हो जाए प्यार के लिए, तो ये बात उस बच्चे के लिए ठीक बात नहीं है। सो व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग? अब सवाल खड़ा होता है कि उस उम्र में अगर बच्चे को डाँटो या मारो या पनिशमेंट दो, तो क्या होगा? तब वो बच्चा क्या होता है जानते हो? आवारा कुत्ता बन जाता है। आवारा कुत्ते जैसा हरकत करना शुरू कर देता है, यानी बेलगाम हो जाता है। यानी मास्टर फिर उसके ऊपर नहीं रहते हैं। किसी को अपना मालिक नहीं मानता फिर वो, एकदम बेलगाम हो जाता है। तो ये है, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, बाकी का सेकंड पार्ट का वीडियो बहुत जल्दी रिलीज़ होगा। थैंक यू वेरी मच।